Hello, my dear students. Today I am present class 11th history theme 11 paths to modernization. So, in this theme, we will discuss about some important Asian countries which became very powerful after World War II and have a great economic expansion with trade and modernization. First of all, we discuss about the political system of Japan. Japan, you know that it divided into four main islands. There are four main islands in Japan: Hokkaido, Honshu, Shikoku, and Kyushu. These islands became very important for the development, and these are under the sea. When we discuss about this system, so Japan in earlier divided into many parts, and it became the republican after some times. Then it in present time, when after World War II, Japanese economy crushed, and this economy have not been developed at that time. जापान पे अटैक कर दिया गया अमेरिका के द्वारा. जापान को पता है कि अब बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इट बिकेम एन इम्पोर्टेंट हब. हिरोशिमा, नागासाकी एंड अदर इम्पोर्टेंट याकोहामा, यावाता, ओसाका, ऑल दीज बिकेम अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जापानीज इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन, ट्रेड एंड नेविगेशंस, मिलिट्री एंड मैनी मोर थिंग्स. सो ये जेलसी उत्पन्न होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में, और जापान की जो इकोनॉमी थी इट वाज क्रस्ड बाय द allies force. Then modernization, navigations of nationalization in Japan. Modern country Japan, Asia, in Asia it was the first country which is developed. So जापान ने क्या किया, इतनी इसने इंडस्ट्री को डेवलप करता चला गया. In 1927 established many group and alliances with other countries, and its trade became expansion through Asia continent with India and China, and it controlled Manchuria also. मंचूरिया देखा जाए तो नॉर्थन इटली का जो पोर्शन है मंचूरिया, वो जो है इसके अंडर में आ गया था, तो इसने उसको अधिकार कर लिया गया. तो मॉडर्निटी धीरे धीरे आनी शुरू हो गई. ट्रांसपोर्टेशंस, कम्युनिकेशन सिस्टम, स्कूल वर ओपन इन जापान इन लॉट ऑफ द नंबर्स. सो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, जापान ने इतना एक्सपेंशन किया कि जापान धीरे धीरे डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ना शुरू हो गया. एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दीज बीकेम अ हब इन जापानीज कंट्रीज. नाउ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड ग्लोबल इकोनॉमिक पावर इन जापान. इफ यू डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक पावर, जापान सभी जानते हैं कि आज के टाइम में वर्ल्ड थर्ड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. तो उसका जो व्यापार है, सबसे बड़ा जो साझेदार है उसका वो हुआ अमेरिका आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. जब मिसाइल का प्रयोग किया गया सबसे पहले, न्यूक्लियर बॉम्ब इस पर डाले गए 6 सितंबर 1945 क्या को, तो इसकी जो इकोनॉमी थी इट वाज क्रस्ट. अर्थक्वेक, इकोनॉमिक हजार्ड्स बहुत ज़्यादा आई इसमें, और जो है इसका जो जापानीज जो एक्सपेंशन था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था एट दैट टाइम. बट वर्ल्ड्स मैनी कंट्री कोऑपरेट टू जापान आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. धीरे धीरे वहाँ के आवास स्कूल बने एंड हॉस्पिटल्स, वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम बड़े स्तर पे लेके आए हैं. कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप होना शुरू हो गया कि जापान जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा फ्रेंड बन गया आफ्टर 1945, एंड इट बिकेम द गुड मार्केट ऑफ द गुड्स. तो मॉडर्निटी धीरे धीरे जापान में ऐसे आई, लिटरेसी रेट अच्छा हुआ तो मॉडर्न वर्ल्ड में एक. नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1945. इफ यू डिस्कस अबाउट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1939 टू 1945. इस बीच में क्या हुआ, जापान ने बड़े स्तर पर जो है कंट्रियों को अपना कॉलोनी बनानी शुरू कर दी थी, एंड जापान ने एक साइन किया था एक ट्राई पार्टी पैक्ट विद जर्मनी एंड इटली.
हिटलर ने इसको मोटिवेट किया, तो जापान में जो चीज़ें निकल के आई थी, जापानी जो लोग थे उन्होंने उसको कॉम्बिनेशन के साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। इस ही अटैक ऑन द पर्ल हार्बर, इट वाज द मेन कोज, दैट्स वाई अमेरिका ने एंटर किया वर्ल्ड वॉर सेकंड में। हालांकि अमेरिका नहीं चाह रहा था कि दैट ही एंटर इन द अमेरिका फर्स्ट वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। सो एट दैट टाइम ही नेग्लेक्टेड दैट नॉट इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड में इन्वॉल्व हुआ, पर्ल हार्बर की घटना घटित हो गई। अमेरिका का एक नेविगेशन का एक बहुत बड़ा बेस था ये, एंड इट अटैक बाय द जापानीज पीपल। तो जापान लोगों ने इस पर अटैक कर दिया। तो क्या हुआ फिर, जापान की पावर को देखते हुए अमेरिका ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई एंड ही अटैक ऑन द जापान। देन वर्ल्ड वॉर सेकंड एक डिस्ट्रक्शन था पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के लिए, ऑल्सो इन द फॉर एशिया कॉन्टिनेंट। तो उसको बड़े स्तर पे है ये किया। नेक्स्ट चाइना। देखो चाइना इट इज़ ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। चाइना हैव फॉलोड सेम एज इंडिया and Maya civilization, Inca civilization, and also many more. But Chinese people, we know that Silk Route was started from China, and these were used at that time by the Chinese people. China became republic after some time. Sun Yat-sen republic. Sun Yat-sen wanted that China became republic, so he gives the three important basic rules for the China, that China became a republic or democratic country. Democratic country, socially also involved in China, give some freedom to the people at that time, but it was crushed by the Meiji restorations and other peoples after the coming of the Communist Party. When Communist Party, Kuomintang also, a Communist Party in China, that it was set up in 1921. After the Russian Revolution, it spread in almost part of the world. तो चाइना में भी ये पार्टी आई, कम्युनिस्ट पार्टी, एंड चाइना डिवाइडेड इनटू टू मेन पॉलिटिकल सिस्टम, कुओमिंतांग एंड डेनिश कम्युनिस्ट पार्टी। एंड कम्युनिस्ट पार्टी वांटेड दैट मिलिट्री रूल्स बी सेटअप इन ऑलमोस्ट कंट्रीज। तो क्या हुआ कि चाइना में धीरे धीरे इसको अडोप्ट कर दिया गया, एंड चाइना की पॉलिसी जो है उसमें ईस्टर्न जितने भी एशियन कंट्री हैं उनको अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया चाइना ने। एंड एट दैट टाइम इट बिकेम द वन पार्टी सिस्टम, मिलिट्री रूल, विच इज नोन एज नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। इट इज़ नॉट अ गुड वे दैट चाइना डेवलप एट दैट टाइम। लेकिन जो लोगों ने किया, वहाँ पर जो नेता थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने उसमें केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही एक बड़ी पार्टी के रूप में माना गया। इट वॉज टोटल डिपेंड ऑन द कोमिंत्रम। Do you know about the Comintern, that it was started by the Russian Second International, that established many education कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड उसने बहुत सारी चीज़ों को इसमें किया था। तो उसके बाद ये नेक्स्ट कोरिया। देर आर सम अदर कंट्रीज विच विल डिस्कस इन दिस थीम, कोरिया एंड ताइवान ऑल्सो। ताइवान इज अगर देखा जाए, ताइवान एक चाइना के अंडर में कॉलोनी के रूप में देखा जाता है, बट इन बिफोर 1945 इट वाज द कॉलोनी ऑफ द जापान। जापानी कॉलोनी थी, देखो छीन लिया गया। कोरिया भी इसी के अंडर में आता था। तो कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, दे वर डिवाइडेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, एंड दे आर इन प्रेजेंट टाइम दे आर एनिमी। इट इज सपोर्टेड बाय सम कंट्रीज, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया सपोर्टेड बाय रशिया एंड चाइना, एंड साउथ कोरिया सपोर्टेड बाय द यूएसए एंड जापान। So these countries, South Korea especially, a country which is developed, and from industrialization, modernization, always we have discussed in these countries. There are many transportations development were there in the Korea में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े स्तर पे हो रहा था। एंड इधर व्हीकल्स अगर देखा जाए, इंडिया में भी हमारे हुंडई मोटर्स, सैमसंग, ऑल दीज आर द MNCs आर रिलेटेड टू द कोरिया। सो ये जो चैप्टर है इसमें हमने ऑलमोस्ट चाइना, जापान, कोरिया, दीज और द थ्री मेन कंट्रीज डिस्कस किए हैं। मॉडर्नाइजेशन कैसे आया इन कंट्री में। नाउ इन प्रेजेंट टाइम दीज कंट्रीज हैव अ गुड GDP देन इंडिया एंड बीकेम अ इम्पोर्टेंट कंट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।